अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं कमर अब्बास। हमारे अकाउंट्स पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि जब ईरान को इल्म हो चुका है कि अमेरिका इसराइल हमला किए बगैर नहीं रहेंगे, तो वो हमले में खुद पहल क्यों नहीं कर रहा, प्रीम्प्टिव स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा। खास तौर पर इसलिए कि पर्शियन गल्फ के गिर्द अमेरिकन बेसिस में अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं हुआ। सो फिलहाल एक ऐसी विंडो मौजूद है जिसमें कि अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स निस्बतन आसानी से ईरान निशाना बना सकता है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर ईरान इस मरहले पर हमला कर दे तो इम्कान है कि इसराइल को भी फौरी और बड़ी ठेस पहुंचाना मुमकिन है। ये अजम्पशन है जिस पर सवाल हो रहा है, और ईरान एक ऐसा प्रीम्प्टिव स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा जो ये सब पर अचीव कर सके। इसका जवाब ये है कि दोस्तों, प्रीम्प्टिव स्ट्राइक ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी और ईरान ये जानता है। वो इस तरह के फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप यकीन रखते हो कि इस हमले में दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो दोबारा उठने के काबिल ही ना आए। अगर ये सूरत हाल हो तभी प्रीम्प्टिव स्ट्राइक या ओपनिंग स्ट्राइक की जाती हैं। तो क्या ईरान इस पेशगी हमले के जरिए अमेरिकन बहरी बेड़ों और इसराइल एयरफोर्स को इतना डैमेज कर सकता है कि वो बाद में रिस्पॉन्स देने के भी काबिल ना रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईरान ऐसा फैसलाकुन स्ट्राइक नहीं कर सकता, ऐसा फैसलाकुन जिसमें दोनों ताकतें खामोश होकर बैठ जाएं, वो इसमें यकीनन नाकाम होगा। अगर उसने फर्स्ट स्ट्राइक किया तो इस पर्पस को अचीव करने में नाकाम होगा, बल्कि उल्टा ईरान अपने न्यूट्रल सपोर्टर्स तक के सामने ये जस्टिफिकेशन और मोरल हाई ग्राउंड भी खो बैठेगा कि उस पर बिला वजह हमला हुआ है। साथ में ये भी कि ईरान अपने पावरफुल वेपन्स भी इस्तेमाल करके खाली हाथ हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका, इसराइल और यूरोप के लिए ईरानियन हुकूमत को ख़त्म करना, जियोग्राफी पर कब्जा करना और इसके हिस्सों पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। सो जब ये यकीनी है कि ईरान अपने डिफेंस में प्रीम्प्टिव स्ट्राइक करके भी इसराइल अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ऐसी हिकमत की फिर ज़रूरत ही आखिर क्या है। इसलिए यही बेहतर है कि नॉन एग्रेसर ही दिखाए, हमले में पहल ना करे। अमेरिकी अवाम में जो ईरान पर हमले के मुखालिफ हैं उन्हें भी सियासी दबाव के तौर पर अपने साथ ही रखे कि ईरान ने अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया, कोई थ्रेट उसके सामने पेश नहीं किया और उनकी फोर्सेस यानी अमेरिकन फोर्सेस को लड़ रही हैं, वार ऑफ नेसेसिटी नहीं। अमेरिका एक गैर जरूरी जंग लड़ रहा है। ये पॉइंट इस्टेब्लिश रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट अमेरिका के खिलाफ लॉन्ग टर्म जंग में बहुत काम आता है। इसे ईरान को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब वो कम से कम ऑफेंसिव मटेरियल है जो ईरान के खिलाफ खलीजे फारिस, पर्शियन गोल्फ में रेड सी की तरफ से बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ऑन पेपर यही सूरत हाल है, और इस ऑफेंस के साथ वो एक तगड़ा डिफेंस भी लाए हैं। वो यूं कि ईरानियन फोर्सेस के मिसाइल रिस्पॉन्स को रोकने के लिए अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के गिर्द और नेवल शिप्स के गिर्द एक लेयर में एक ताकतवर हिस्सा बैरियर मौजूद है। पहली लेयर में तहत डिफेंस सिस्टम पूरी ईरानियन फिजा एयर स्पेस को चैलेंज करेगा। ईरान से कुछ भी फायर होते हैं तो उसे रोकने के लिए परवाज करेगा और इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह करेगा। अगर ईरानियन मिसाइल्स ये पहली तहत लेयर्स को डिच कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं तो दूसरी लेयर में पेट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब ये मीडियम रेंज का जो डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिकन बेसिस का दूसरा मरहले में दिफा करेगा। ये सिस्टम पूरे गल्फ रीजन में इराक में अल असद एयर बेस पर है, कुवैत में आरिफ जैन एयर बेस पर है, सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर है, यूएई की अल दफारा एयर बेस पर, कतर की अल उदैद एयर बेस। इन्हीं सिस्टम्स में से कोई ना कोई एक सिस्टम लगा हुआ है या बाज़ जगह दोनों लगे हुए हैं, और ये सिर्फ लैंड एसेट्स हैं। इसके बाद समंदर में अमेरिकन नेवी की जो मिलिट्री मशीन्स ईरान के दरवाजे पर खड़ी हैं, इसके गिर्द भी डिस्ट्रॉयर की एक पूरी खेप तैयार की गई है। कई लेयर्स में एयरक्राफ्ट कैरियर्स का भी डिफेंस स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे आजकल रोजाना अपग्रेड किया जा रहा है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इस पर मौजूद 7 से 65 तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की हिफाजत करता है। इस सब को टारगेट करने के लिए
पहले इस डिफेंस स्ट्रक्चर को दबाव में लाना पड़ेगा ईरान को, यानी कि इन्हें एग्जॉस्ट करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स, क्रूज, ब्लास्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान को फायर करना पड़ेंगे, जो कि इस वक्त उसके पास इतनी बड़ी मिकदार में यकीनन नहीं है। फिर अगर फर्ज करें कि उसके पास हैं भी, तो उन्हें बर वक्त ऑन टाइम इस्तेमाल करने के लिए ईरान को एक ओपन स्पेस चाहिए, जो अमेरिका, इसराइल और यूरोपियन मिलिट्री मशीनरी के होते आसानी से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही मिसाइल्स कहीं से फायर होगा इसका लॉन्चर ढूंढना आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, ऑन पेपर तो ईरान को समेट कर किसी भी वर्ल्ड कंट्री के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो इस लेवल की मिलिट्री मशीनरी को शिकस्त देकर वापस भगा दे। इसलिए सबसे पहले आप हकीकी दुनिया में आएं और अफसानवी दुनिया से बाहर निकलें, ताकि हम हकीकत में ईरानियन ऑप्शंस पर गौर कर सकें। जैसा कि एक ऑप्शन प्रिमिटिव स्ट्राइक के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि ईरान के लिए वो खुद भी मुमकिन नहीं है, उसके लिए वो खुद तबाहकुन होगी। सो इसके बाद के ऑप्शंस देखते हैं। ईरान सबसे अहम चीज तो ये कर सकता है कि किसी भी तरह अमेरिकन फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखे और डिले ही करवाता चला जाए। इसलिए वो टर्की और कतर के रास्ते मुज़ाकरात नेगोशिएशन की बात बढ़ा सकता है। तुर्की, जिसे ईरान के कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन इस वक्त तुर्की ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहा है और ईरानियन वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अंकारा में बैठकर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका पर के देखो, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जंग तो अमेरिका चाहता है। डेमोक्रेटिक डिले ये होगा कि अमेरिका के लिए जंग की कीमत रोजाना बढ़ती जाए। वो इस तरह के खलीजे फारिस के करीब उसके बहरी बेड़े जो कि जंगी हालात में खड़े हैं, उनको किसी तरह एक्टिव रखने में अमेरिका को रोजाने के हिसाब से 8 से 10 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, फ्यूलिंग कॉस्ट, बैटरीज को चलाने में और मूवमेंट्स वगैरह। अब कहने को तो आप ही कह सकते हैं कि ये कॉस्ट अमेरिकी बहरी बेड़े को वैसे भी अदा करनी ही है, उस पे आएगी ही। वो खलीजी फारिस में नहीं तो मलकाना में खड़ा हो जाएगा। मगर दोस्तों, ये इतना सीधा नहीं है। वो इसलिए कि एक तो खलीजी फारिस में ये पूरा बहरी बेड़ा और इसकी मशीनरी, इसका स्ट्राइक ग्रुप हाइपर एक्टिव पोजीशन में खड़ा है, जो जाहिर है कि ज्यादा उस पर खर्च उठाता है। दूसरी बात यह है कि जिस जगह से इस बहरी बेड़े को स्ट्राइक ग्रुप को मूव किया गया है, वो बैटल फील्ड तो अब खाली पड़ी है। इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो खलीजे फारिस में इसराइली खुशामद के लिए तो तैयार नहीं किया गया था। ये तो चाइना के मुकाबले के लिए साउथ चाइना सी में इंस्टॉल्ड था। मलाका स्ट्रेट के करीब इस बेचारे को 1 हफ्ता सफर करवाकर गर्म पानियों तक लाया गया है, जबकि उधर साउथ चाइना सी में इसकी गैर मौजूदगी का जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिकन एंगल से, उनकी सिक्योरिटी के एंगल से उनका असल नेशनल सिक्योरिटी लॉस है, जो पेंटागन ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो खैर, ये हमला डिले करने और मिलिट्री कॉस्ट बढ़ाने के बाद दूसरा ऑप्शन जो ईरान के पास है वो एक सवाल है। वो ये कि जैसे ही अमेरिका अपने एलाइज के साथ ईरान पर हमला शुरू करे तो मैक्सिमम रिटेलिएशन ईरान ने कब करना है, उस वक्त का इंतखाब करे कि वो मैजिक टाइम क्या है कि जब उसे सब कुछ इस जंग के अंदर झोंक देना है। दोस्तों, ये वो चॉइसेस हैं जिन पर मिलिट्री माइंड्स की जहानत और महारत और कारकर्दगी को आप आइंदा दिनों में जज करेंगे, क्योंकि यही वो चॉइस है जो इन्हें एक पावर साबित करेगी और एक बैंकिंग पावर बनाकर रख देगी। क्योंकि फौरी रेस्पॉन्स और डिलेड रेस्पॉन्स दोनों के अपने अपने नुकसानात हैं और अपने अपने ही फायदे हैं, और ये फैसले उन्हें अपने हथियारों और अपनी कैपेसिटीज को दिखाकर करने होंगे। उन्हें सबसे बेहतर पता है। हम दोनों के फायदे और नुकसानात और ये ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर ईरान डिलेड रिस्पॉन्स देने का फैसला कर लेता है और लेबनान में अपने इत्तेहादी हिजबुल्लाह की तरह, हसन नसरुल्लाह की तरह अपने बेहतरीन एसेट्स संभाल कर रख लेता है, फौरी हमले के लिए पुराने मिसाइल्स उस वक्त चलाता है और अहम तरीन मिसाइल्स, ताकतवर मिसाइल्स संभालता है, ऐसे मौके पे निशाना भी गलत लगता है। इस लॉजिक पर ईरानियन लीडर्स तूफान के थम जाने का इंतजार करते हैं। हम फर्ज करते हैं
कि अपनी बारी का जरा वेट करते हैं, जरा अमेरिका अपना शौक पूरा कर लें, फिर हम अपने तीर आजमाएंगे। इस चॉइस में दोस्तों खदशा ये है कि ऐन मुमकिन है कि हथियार चलाने का वो फर्जी मैजिक मोमेंट, मैजिक टाइम, बेहतरीन मौका आए ही ना। अब देखिए ना दोस्तों कि दुश्मन इतना समझदार और ज़हीन तो है कि वो ईरान के काउंटर मूव्स कैलकुलेट करने के बाद ही मैदान में उतर आया है। फिर पिछले साल जून का तजुर्बा भी उसके पास है। सो ऐन मुमकिन है कि डिलेड मैसिव रिस्पॉन्स का वक्त आने से पहले ही अमेरिकी इस्राएली एजेंट्स जो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं वो उन वाइटल स्टॉक पाइल्स पर कब्जा कर चुके हों जिन्हें बाद में चलाने की प्लानिंग हो रही हो, या फिर ऐसा हो कि बड़ी मिसाइल्स की निशानदगी हो चुकी हो और उसमें से ज्यादातर तबाह कर दिए गए, या जब हमला करने लगे उस वक्त तबाह हो जाए। सो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी किसी भी सूरत में। ईरान ज्यादा देर तक डक नहीं कर सकता। इसे जो करना है फौरी करना है। कदीम मिलिट्री लॉजिक है कि अगर आप ये जान जाएं कि आप किसी सूरत अब जीत नहीं सकते तो दुश्मन को जीत की इतनी महंगी कीमत चुकाने पर मजबूर करें कि मुस्तकबिल में आप मिसाल बन जाए। वो नहीं तो कम से कम मिलिट्री हिस्ट्री तो गवाह रहे कि मुकाबला तो दिलेन आतमा ने खूब किया। हम जिंदगी की जंग हारे जरूर हैं लेकिन किसी महाज पर पसपा नहीं हुए। ये सूरत यूं होगी दोस्तों कि जैसे ही अमेरिका और इत्तेहादियों ने हमला शुरू किया होगा तो ईरान उसी वक्त पूरी ताकत से बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स विथ बेस्ट वेपन शुरू कर दे। अब ये वो वक्त होगा जब इसराइल अमेरिका के डिफेंस गार्ड्स एग्जॉस्ट नहीं हुए होंगे। सो वो ज्यादातर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को मुमकिन है कि रोक भी लें, लेकिन इसमें एक मुमकिना फायदा बहरहाल है कि उस वक्त इसराइल अमेरिका खुद भी हमला कर रहे होंगे और इन हमले के वक्त दुश्मन को डिफेंस गार्ड्स और दुश्मन के प्रोजेक्टाइल्स में ज्यादा तमीज नहीं कर सकते, मुश्किल होती है। ऐसे में कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स की अच्छी खासी तबाही मुमकिन हो सकती है। ईरान उनके हाई वैल्यू टारगेट्स को गिरा सकता है, लेकिन नुकसान इसमें यह मुमकिन है कि दुश्मन अभी अपनी स्ट्रेटेजी फौरन बदल ले और ईरान को एग्जॉस्ट करने का पूरा मौका दे दे। वो इंतजार करना शुरू कर दे कि ईरान अपने बेहतरीन हथियार चला दे, इसके बाद हम आराम से इसमें निपट लेंगे। ये सूरत हाल फिर भी ईरान के लिए मुकम्मल तबाही पर ख़त्म होगी। हाँ, कि अगर फौरी और जानदार हमले में अमेरिका या इसराइल को कोई बहुत भारी नुकसान हो जाता है, वो हो सकता है कि बेहतर तैयारी के लिए जवाबी अटैक को कुछ और डिले करें, क्योंकि अमेरिका की तो रेपुटेशन भी इस वक्त ऑन स्टेक है कि इस बार वो ईरान से कामयाब वापस जाना चाहता है, या फिर पिछली जून की तरह फिर B-2 बॉम्बर तैयारों के बावजूद और 12 रोज़ा हमलों के बावजूद नाकाम रहता है तो अपने बेसिक मकसद में वो जो हासिल करने आया था क्या वो हासिल कर पाया है या फिर नहीं। आज वो जिन 3 मकासद को लेकर आ रहे हैं उनमें पहला तो ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि यानी ईरानियन हुकूमत तब्दील करने का मकसद, ये उनका एलानिया डिक्लेयर्ड मकसद है। अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते तो ये नाकामी होगी। दूसरा मकसद ये है कि जो भी नई ईरानियन रजीम आए वो एटॉमिक और मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, अमेरिकी निगरानी में दे दे और डिफेंस स्ट्राइक को चेकिंग के लिए ओपन कर दे अमेरिकन और इस्राएली एक्सपर्ट्स के लिए, यानी आइंदा भी वो कोई डिफेंस प्रोग्राम ना चलाएं। तीसरा मकसद ये है कि ईरान में एक मुस्तकिल चॉइस पैदा करें ताकि इसके 3 या फिर 4 हिस्से बिखर दिए जाएं। ईरान जैसा बड़ा ताकतवर मुल्क 9 करोड़ आबादी की सिविलाइजेशन टुकड़ों में बंटकर तितर बितर हो जाए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सेटलर पावर्स को सिविलाइजेशन पावर से बहुत खतरा महसूस होता है हमेशा, क्योंकि सिविलाइजेशंस में लोग जो होते हैं वो अपने जाती मफाद मतलब के पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर भी मुत्तहिद यूनाइटेड हो जाते हैं, और इस चीज से ग्लोबलिस्ट पावर्स और सेटलर कॉलोनियल स्टेट्स जहां लोग ज्यादातर इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहे होते हैं वो इसी के खौफ में ज्यादा रहते हैं। तो खैर, अगर इन 3 में से कोई एक भी टारगेट इस बार अचीव नहीं हो पाया तो ये एक और फेल्ड ऑपरेशन होगा। पिछले साल 22 जून 2025 के आधे नाकाम हमले की तरह यूएस अटैक्स में भी
ईरान ने B-2 बम्बर्स के जरिए $5 अरब आधे घंटे में फूंक डाले थे, लेकिन अपना मकसद फिर भी हासिल नहीं किया था। अमेरिका ने 22 जून वाले हमले में टारगेट अचीव कर लिए होते। वाकई जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने मुकम्मल तहस नहस कर दिए हैं, तो अगर वो बात सच होती तो आज हमले के लिए वो इतने उतावले ना हो रहे होते। उसी तजुर्बे से सीखते हुए इस बार बेहतर तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।